हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, जो कि लीनियर अलजेब्रा सेकंड का एक टॉपिक है और वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर होने के लिए सबसे पहले तो उसे लीनियर ऑपरेटर होना पड़ेगा, फिर उसमें कोई डायगोनलाइजेबल की कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हो जाएगा, तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। फिर डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशंस हैं, फिर मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल होने की कंडीशंस को भी हम देखेंगे। उसके हिसाब से हम कह पाएंगे कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं इसे देखना होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं, तब एक फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है यदि टी ऐसा हो यू से वी पर, यदि ये दो कंडीशंस को वो होल्ड करता हो कि u1 जहाँ पे u1 एंड u2 बिलोंग्स टू u, ठीक है, और a बिलोंग्स टू एफ जो फील्ड होगा उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? लीनियर ऑपरेटर, यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी v से v पर ही हो जाए तो यह लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। बाकी लीनियर ऑपरेटर भी ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेगा। अब हमारी डेफिनेशन आती है लीनियर ऑपरेटर की, तो ठीक है, विकर्णी संकारक, कि यदि टी वी एफ से वी एफ पर एक परिमित विमीय मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर एक रैखिक संकारक मतलब लीनियर ऑपरेटर है, तब इसे ही डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर कहते हैं। और कब कहते हैं? यदि इस लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स यदि हम बनाएं वो विकर्ण मैट्रिक्स हो जाए। बस ये हमारी फर्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अब इसके बाद में और डेफिनेशंस को बनाया गया है उसकी मैट्रिक्स के अलग अलग उस पर। देखिए, सेकंड डेफिनेशन ये है कि यदि टी वी से वी को विकर्ण, अब टी ट्रांसफॉर्मेशन जो वी से वी है तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि वी से वी पर है। तो एक लीनियर ऑपरेटर टी को विकर्णी या डायगोनलाइजेबल कहते हैं यदि वी की बेसिस बी ऐसी हो कि उसका जो हम क्या बनाएं, मैट्रिक्स बनाएं, एक विकर्ण मैट्रिक्स हो, ठीक है। टी बी के संगत टी की मैट्रिक्स है। टी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है टी तो, और टी बी इसको क्या है? ये क्या है? बेसिस की मैट्रिक्स, किसके संगत? बी के संगत, ट्रांसफॉर्मेशन टी की। एंड अदर डेफिनेशन अगर बोलना चाहें इसकी तो उसको ऐसे बोलेंगे, टी वी एन से वी एन, हम यहाँ भी वी एन से वी एन लगा सकते हैं, मतलब एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो वी एन से वी एन कोई ऑपरेटर है को डायगोनलाइजेबल कहते हैं यदि टी के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट या रेखिकतः स्वतंत्र आइगेन वेक्टर्स हों। सिंस एन आइगेन वैल्यूज होंगी तो उनका योग बराबर डायगोनल एंट्रीज का सम होता है, इसलिए ये भी इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। और इसके अलावा एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि वी एफ के पास आइगेन वेक्टर्स को रखने वाली एक बेसिस हो तो डायगोनलाइजेबल होता है कौन? ट्रांसफॉर्मेशन। एंड साथ ही एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि टी की एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के पास, पहले हम टी की एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर उसके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हों तो उसको क्या कहेंगे? डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर कहेंगे। जबकि हम सबसे ज़्यादा यूज इसका करने वाले हैं, इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे और सीधा मैट्रिक्स को क्या देखेंगे? उसकी डायगोनलाइजेबिलिटी देखेंगे, उसकी कंडीशंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सभी डेफिनेशन याद रखने के लिए और थ्योरी के लिए हैं। ये डेफिनेशन हमारी हमको सिद्ध करने के लिए, या ये वाली लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो, और ये हमारी काम आएगी किसमें? किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर प्रूव करने के लिए। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्या है कि बताइए टी वी एफ से वी एफ, और ये गिवन है कि टी यू वी ऐसा है कि इस तरीके की टाइप का कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब टी डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे कि वी एफ की बेसिस निकालेंगे, जो आधार है वो लिखेंगे। जैसे ही वो लिखेंगे तब बेसिस के सापेक्ष टी की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब बेसिस के सापेक्ष टी की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले भी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा दिया है, और हम यहाँ भी सीख लेंगे कैसे बनाते हैं। तो टी की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इस मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करेंगे। अब यदि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तो टी भी डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, अन्यथा डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर नहीं, ठीक है।
तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, उसकी बेसिस निकाल लेंगे और टी का क्या लिखेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं। लीनियर ऑपरेटर टी, वी से वी हमें दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वी से वी ही दिया होगा। माना टी क्या है, R2 से R2 है, हमने कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, उसकी हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, और वो ऐसा दे दिया हमें कि टी एक्स वाई बराबर एक्स एंड एक्स प्लस वाई, तब टी की मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, R2 की बेसिस निकालेंगे। तो R2 की बेसिस क्या होती है, 0 1 1 0, तो ये है 1 0 0 1, जो भी आगे पीछे हम इसे लिख सकते हैं। और अब देखिए, अब इस बेसिस की क्या निकालेंगे, हम मैपिंग निकालेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके सापेक्ष इसकी मैपिंग निकालेंगे। तो देखिए, तो हमारा टी क्या दिया हुआ है, टी एक्स वाई बराबर ये दिया हुआ है। तो पहले इस एलिमेंट को निकलेंगे यहाँ, जैसे ही टी एक्स वाई यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स की जगह एक्स आएगा और इसकी जगह एक्स प्लस वाई, मतलब 1 + 0 बराबर 1। फिर इस एलिमेंट का इमेज देखेंगे 0 1, तो 0 एंड 0 + 1 ये आ गया। अब ये एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम इस बेसिस के उसमें ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो 1 1 लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे 1 0 एंड 0 1। तो अब ये कब आएंगे, जब हम यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखेंगे तभी 1 1 हमारा आएगा। और ये 0 1 है तो इसमें 1 0 के आगे क्या लिखेंगे, 0, और 0 1 के आगे 1 लिखेंगे, तभी हमारा ये एलिमेंट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इन जो हमने आगे मल्टीप्लिकेशन में लगाए हैं इन एलिमेंट्स को उठाएंगे और उनका मैट्रिक्स यूं का यूं सीधा बना देंगे। तो 1 1 0 1। अब क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स बनी है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे तो हमें जो लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसकी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, 1 1 0 1 1 1 0 1। इसका ट्रांसपोज जैसे ही लेंगे तो ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 1 1, ये हमारा आ जाएगा। यही टी ऑफ बी है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर की क्या है, मैट्रिक्स है। बेसिस के संगत लीनियर ऑपरेटर टी की मैट्रिक्स या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये डायगोनलाइजेबल है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो लीनियर ऑपरेटर है वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, अन्यथा वह डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर नहीं है। अब इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने की कंडीशंस हम आगे थ्योरी में देखते हैं, और कैसे चेक करते हैं बाकी हम देखते हैं आगे। पहली और सबसे बड़ी बात कि लीनियर ऑपरेटर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा n क्रॉस n टाइप की ही बनेगी, सिंस क्योंकि t कहाँ से है, vn से vn तक है, मतलब v से v पर ही है। जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, और फाइनाइट डायमेंशन हम लेते हैं ही होती है। इसी तरह v3 से v3 बनेगा, vn से vn की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी n क्रॉस n मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल होने की कंडीशंस, मतलब किसी मैट्रिक्स को देखकर ही हम बता पाएँ या उसमें कुछ कैलकुलेशन करके ही हम बता पाएँ, तो वो कैसे बता पाएंगे। देखिए, यदि a n क्रॉस n की सभी आइगन वैल्यूज भिन्न हैं तो a n क्रॉस n डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर होगा। अब देखिए, जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया था ये वाला, इसमें हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, पहले तो हम कैलकुलेशन मैट्रिक्स तक का करेंगे। जैसे ही मैट्रिक्स करेंगे, अब देखिए ये क्या है, एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ही ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुई, हम जानते हैं कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब इसमें आइगन वैल्यूज कौन सी हैं, 1 1, जो रिपीटेड हैं, जो रिपीट हो रही हैं। तो अब देखिए, पहले ही रूल से यदि a n क्रॉस n, क्योंकि वो क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, कि सभी आइगन वैल्यूज भिन्न हैं, तो a n क्रॉस n डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है। जबकि हमारी आइगन वैल्यूज पिछले में क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर नहीं होगा। अब देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है या डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर होता है। मतलब मैट्रिक्स है तो वो ऑपरेटर भी क्या होगा, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हो जाएगा। a n क्रॉस n डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब रैंक ऑफ a क्या है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। फुल रैंक मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो रैंक है वो उसकी n ही है। जैसे यदि हम vn से vn पे जा रहे हैं तो उसकी रैंक क्या होगी, रैंक यदि n है तो हम कह देंगे कि क्या है, वह डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। जैसे ही हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहेंगे, तुरंत हम कह देंगे कि हमारा जो ऑपरेटर है वह भी क्या हो जाएगा,
डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ है ए एन क्रॉस एन डायगोनलाइजेबल है। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर, रैंक ऑफ ए की पावर के, ये क्या है, इनकी सबकी रैंक समान होती है। ए एन क्रॉस एन डायगोनलाइजेबल है यदि और केवल यदि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इक्वल टू एन। मतलब यह है कि जो सम है, प्रत्येक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी का योग अगर एन आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। जैसे ही हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहेंगे वैसे ही हम कह पाएंगे कि लीनियर ऑपरेटर जो हमें दिया गया है वो भी डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हमारा है। ए एन क्रॉस एन डायगोनलाइजेबल होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक आइगन वैल्यू, पहले मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे ही हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इसको हम यूज कम लेते हैं, लेकिन थ्योरी में क्वेश्चंस बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम प्रत्येक आइगन वैल्यू का अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और यदि उसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी दोनों बराबर आ जाएंगी और प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए, तो हम कह देंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और उसी से हम कह पाएंगे कि हमारा जो ऑपरेटर है वो लीनियर डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है। अब देखिए, यदि ए एन क्रॉस एन सममित है तब ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगी। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि जब हम मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स तक तो हमें कैलकुलेशन करनी ही होगी। जैसे ही मैट्रिक्स हमें दिखती है कि ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स हमने निकाल ली, तब हम केवल यदि वो सममित दिख रही है हमें तो हम सीधा कह देंगे कि डायगोनलाइजेबल है। और जैसे ही हम कह दें, यदि हम देख पा रहे हैं कि वो फुल रैंक मैट्रिक्स है तो हम कह देंगे कि मतलब अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो वो फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। और जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि अगर वो विकर्ण मैट्रिक्स है तो वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, और उसकी आइगन वैल्यूज़ को भी देख के निकाल सकते हैं। जबकि हम सममिति और रैंक और क्या जो है डायगोनल मैट्रिक्स अगर बन रही है तो इनसे ही हम बता पाते हैं। अब देखिए, यदि ए एन क्रॉस एन के सभी अवयव समान हो तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बनेगी वो। ठीक है, और उसी से हम कह देंगे नल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, वर्ग सम मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। वर्ग सम मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल होती है। वर्ग सम किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए की पावर हम कोई भी 2 3 4 करते जाएं और किसी पे जाकर वो 0 हो जाए तो के इज इंडेक्स ऑफ ए, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। अगर वो कहीं भी जाकर 0 हो रही है तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो रही है। लेकिन यदि यह डायगोनलाइजेबल होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स हो। तो ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, या इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो। अब देखिए कि नॉर्मल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। जो नॉर्मल मैट्रिक्स इस कंडीशन को होल्ड करती है। और ये ए थीटा टाइप में जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज। और इसमें एंट्रीज क्या लेंगे हम, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आती हैं तो भी इसका इस तरीके से करके हम लेते हैं। यदि वो नॉर्मल है तो क्या कहेंगे, वो डायगोनलाइजेबल है। अब रियल नॉर्मल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है ओवर आर इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए थीटा बराबर ए हो वो क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब असममित मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी यदि और केवल यदि यह जीरो मैट्रिक्स है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यूनिटरी या एक की आव्यूह डायगोनलाइजेबल है किस पर, सी पर। ए इज यूनिटरी इफ ए थीटा इज इक्वल टू आई बराबर ए थीटा आई। तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो होती है वो सी पर क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है ऑलवेज। अब जैसे देखिए, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लीजिए हमें टी R3 से R3 इस प्रकार दिया हुआ है कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो देगा, इस तरीके से दिया हुआ है। क्या टी डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है या नहीं है। तो अब ये तो क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमने ले लिया है। तो इसमें एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उस मैट्रिक्स का हम क्या देखेंगे,
कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले तो इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और अधिकतर क्वेश्चंस में हमारी मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, या तो सममित बन जाएगी या डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, तो या फिर क्या बन जाएगी, अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, जिससे हम देखकर बता सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है। मतलब डायगोनल के एंट्री से आइगन वैल्यूज़ का हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो देखिए, बेसिस ऑफ आर क्यूब, पहले तो इसका बेसिस निकालेंगे तो ये आ गया। अब इसके रेफरेंस में क्या बेसिस का मैप निकालेंगे, तो टी 100 क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या रखेंगे 100 जैसे रखा -9, 100 यहाँ रखा -8, 100 यहाँ रखा सॉरी हाँ, तो -16 ये आ गया। 010 रखते ही ये आ गया, ये आ गया। अब ये आते ही क्या करेंगे हम कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ना, तो जैसे -9 -8 -16, जैसे ही इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इसमें क्या होगा 100 प्लस 010 प्लस 001, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -9, यहाँ -8 और यहाँ -16। तो इसी तरीके से यही एलिमेंट वहीं आ जाएंगे और फिर इनको कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर और भी जो इसका लिखेंगे तो वो यहाँ आएंगे, इसका लिखेंगे वो यहाँ आएंगे। अब इनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, जो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स। फिर इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करके हम सीधा कह देंगे यदि ये डायगोनलाइजेबल तो हमारा जो टी दिया हुआ है वो डायगोनलाइजेबल, यदि ये डायगोनलाइजेबल नहीं तो हमारा टी भी डायगोनलाइजेबल नहीं। अब यहाँ क्या, यहाँ तो मैट्रिक्स निकल आई ये, मतलब कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप की, तो इसमें सममिति भी नहीं बता पा रहे हैं हम, ना ही अपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल के हम बता पाएंगे या इसकी रैंक निकाल के हम बता पाएंगे। तो ये तो क्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, लेकिन अधिकतर क्या मतलब मैक्सिमम ऐसे ही देते हैं कि या तो वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन जाए, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, या अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, या सममित बन जाए, तो उससे हम सीधा देख के बता सकते हैं। तो इसलिए इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और अधिकतर मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी पीछे लिखा है रूल से पता चल जाती है। अब एक एक्स्ट्रा रूल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि मैट्रिक्स अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो डायगोनल के अवयव ही आइगन वैल्यूज होते हैं। ये हम जानते हैं क्योंकि आइगन वैल्यूज का एक छोटी वीडियो है, वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अच्छी तरह इनको डिफाइन किया गया है। डायगोनल के अवयव ही आइगन वैल्यू होते हैं। यदि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के अवयव सभी अलग तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। यदि कोई भी दो अवयव समान तो डायगोनलाइजेबल और नहीं होती है। जैसे ही नहीं होगी तो हमारा क्या कह देंगे कि वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर नहीं है। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वास्तविक लांबिक आव्यूह डायगोनलाइजेबल होता है यदि और केवल यदि आइगन वैल्यू +1 और -1 हो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करो। अब हमारे पास वो अधिकतर मैट्रिक्स आएंगे ना इन फॉर्म की आएंगी। अब जैसे ये है कि प्रत्येक एंट्री क्या आ गई 2, तो हमें पता है कि यदि मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये सममित हो जाएगी। जैसे ही सममित हो जाएगी तो हम डायरेक्ट कह पाएंगे कि डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, मतलब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन गई तो हम जो टी दिया होगा वो डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हमारा बन जाएगा। वैसे ये है कि इस तरह की दे दी तो ये क्या बन रही है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। जैसे ही ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रही है तो इसके डायगोनल के एंट्रीज आइगन वैल्यूज होंगे, जो कि हमारा रूल है कि सभी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। अब देखिए ये है, इसमें मैट्रिक्स में क्या है, सभी डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे ही ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो हम कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, ठीक है। अब डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है या नहीं इसको देखेंगे। दी गई मैट्रिक्स क्या है, देखिए सममित दिख रही है हमें, सममित है तो क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को केवल देखकर ही बता पाएंगे। बस इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या पड़ती है हमें, सिर्फ हमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस निकालकर उसका जो मैट्रिक्स बनाने की मेहनत हमें करनी होगी, बाकी काम हम देखकर ही कर पाएंगे। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऐसी दी जाती है जिसे देखकर हम आसानी से सममिति, रैंक और ट्राइंगुलर आदि देखकर डायगोनलाइजेबिलिटी बता सकें। तो इस तरह हम किसी भी ऑपरेटर जो दिया होगा उसको डायगोनलाइजेबल है या नहीं है बता पाएंगे। बस मेहनत हमें करनी होगी, तो किस पे करनी होगी, उसकी मैट्रिक्स बनाने पे, जो कि हम इस तरीके से बना पाते हैं। इसको तरीके को ध्यान में रखना।
जो हमने 2x2 की बनाई थी ना, इसको ध्यान, अब चाहे वो 3x3 की बनवाए, 4x4 की बनवाए, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये मैट्रिक्स बनाने के बाद ये मैट्रिक्स जो बनती है इसके गुणांकों की, इसको बनाने के बाद इसका ट्रांसपोज करना ना भूलें। यदि आप ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हम मात खा जाएंगे, आगे चल के ये मैट्रिक्स जैसे ही चेंज होगी तो हम गलत निर्णय ले लेंगे। इसलिए इसका खास ध्यान रखें और हम कर पाएंगे। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे और आगे हम अगला टॉपिक कौन सा आएगा हमारा, अगला आएगा एडजॉइंट ऑपरेटर्स, वो और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो थैंक यू।